नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अभी मैथ्स पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके ज्योमेट्री को और पूरा बेसिक से पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री में। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास होगी वो आपके ज्योमेट्री पर होगी। तो हम पहले बात करेंगे भाई ज्योमेट्री में पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आपके रेखा एवं कोण के बारे में, यानी लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। फिर इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके क्वाड्रेटल फिर सर्किल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी ज्योमेट्री आपको कंप्लीट कराई जाएगी और पूरे बेसिक लेवल से, यानी जीरो से हीरो तक का पूरा जो आपका सफ़र होगा वो आपको यहाँ पे तय करना होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके ज्योमेट्री और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो जो आज हमारी जो बेसिकली क्लास होगी वो होगी आपके लाइंस एंड एंगल्स पर, लाइंस एंड एंगल्स यानी आपकी रेखा एवं कोण पर। ठीक है, अगर उससे बात करें भाई लाइंस है क्या, एक्चुअल में लाइंस की पहले डेफिनेशन आपको समझना है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा भाई आपका बिंदु यानी पॉइंट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या समझना है कि आपका बिंदु यानी आपका पॉइंट क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन जो राइट डेफिनेशन इसको है ही नहीं। ठीक है, हम इसमें क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अगर पॉइंट क्या है, जैसे ये आप एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब पॉइंट दिखता कैसा है, एक वृत्त की तरह दिखता है, यानी सर्किल की तरह दिखता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, जीरो है। तो हम बोलेंगे बिंदु क्या है, तो बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या हो, हमारे पास जीरो हो। ठीक है, जिसकी त्रिज्या जीरो हो वो क्या होता है, हमारा बिंदु होता है। या हम ये बोल सकते हैं भाई बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना उसकी कोई गहराई होती है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो सकती है, यानी सही डेफिनेशन आपकी बिंदु की कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आपको नॉर्मली याद रखना भी बिंदु क्या होता है, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या जीरो हो, या एक ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना उसकी कोई ऊंचाई या गहराई हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपके बिंदु से क्या बनती है भाई। तो अब लाइन क्या होती है, तो बिंदुओं का समूह, तो सेट्स ऑफ पॉइंट ना, सेट्स ऑफ पॉइंट क्या होती है, आपकी लाइन होती है। दोस्तों, आपको इसमें तीन चीज़ें पढ़नी है, जैसे लाइन है, एक है रे और एक आपकी लाइन सेगमेंट। तीनों को कंपेयर करना है और तीनों में से कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आपके आ भी सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइंस, रे और लाइन सेगमेंट क्या होती है। ठीक है, जैसे ये आपका बिंदु है ए पॉइंट हो, ये आपका पॉइंट है बी। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने फिक्स कर लिए। क्या कर लिया, मैंने इन दोनों को फिक्स कर लिए। यानी ये बोल सकते हैं कि ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और बी इसका क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लाइन नहीं बोलेंगे, है ना, इसको हम लाइन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि लाइन वो होती है जिसके दोनों किनारे फिक्स नहीं होते हैं, यानी आप इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो, वो आपकी लाइन होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, आपके लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड। ठीक है, रेखाखंड क्या होती है, जिसके दोनों छोर क्या हो, आपके पास फिक्स हो, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक क्या हो, उसका एंड पॉइंट हो। और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसकी लेंथ हम बता सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसकी लेंथ क्या होती है, आपकी सीमित होती है, यानी इसकी लेंथ हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब त्रिभुज की रचना या चतुर्भुज की रचना करते थे तब हमेशा ये लिखते थे भाई 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। हमने कभी नहीं बोला कि 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, क्योंकि रेखा की हम लंबाई बता ही नहीं सकते। हम लंबाई किसकी बता सकते हैं, आपके रेखाखंड की हम लंबाई बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर ए और बी दोनों फिक्स है तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अब अगर ए पॉइंट तो फिक्स है लेकिन बी आपका फिक्स नहीं है, यानी बी की तरफ मैंने बना दिया एरो का निशान। इसका मतलब हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैं इसको अब आगे बढ़ा सकता हूँ, तो एक छोर तो फिक्स और एक छोर से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, उसको हम बोलते हैं रे यानी किरण। क्या बोला जाता है, रे यानी किरण। तो किरण क्या होती है, जिसका एक छोर तो फिक्स हो और एक छोर से इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। अब इसको कितना दूर तक बढ़ा सकते हो, बहुत, यानी आप ये कहो भाई ये इन्फिनाइट हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। यानी आप इसकी लंबाई नहीं बता सकते, यानी इसकी लंबाई कैसी हो जाएगी, आप बोलोगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपके पास असीमित। कैसी हो जाएगी मित्रों, असीमित हो जाएगी। ठीक है, तो रे की जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, असीमित होती है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी ध्यान रखना। जैसे अगर ए भी आपकी किरण है तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे। अब जो आपका रेखाखंड था, क्या था मित्रों, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ए बी के ऊपर क्या लगाएंगे, बार का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये रेखाखंड है और इसका मतलब हुआ ये क्या है, एक रे यानी किरण है। अब अगर दोनों ही छोर फिक्स नहीं हो, तो अगर इसके दोनों ही छोर फिक्स नहीं हो, यानी दोनों छोर से इसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लाइन। क्या बोला जाता है इसको, लाइन। लाइन यानी आपकी रेखा। ठीक है, और लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, तो ए बी के ऊपर ऐसा साइन लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि ए बी क्या हो गई, हमारी
लाइन हो गई। और लाइन की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, आपके असीमित होती है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो यहाँ तक बात आई सो में तीनों में कंपेयर आपको करना होगा। और ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्न में से, जैसे यही क्वेश्चन आ गया आपका, ए बी बार, ए बी और नन ऑफ दिस, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, बोल दे बताओ निम्न में से किसकी लंबाई आपके पास सीमित हो सकती है। तो आप क्या बोलोगे, रेखाखंड। और रेखाखंड को डिनोट कैसे किया जाता है, ऐसे, ए बी के ऊपर बार लगाना। बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत छोटी सी बात है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आगे भी, लाइन क्या होती है जिसकी लंबाई असीमित होती है, जिसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें दोनों छोर आपके फिक्स होते हैं, जिसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो, इसकी लंबाई होती है, वो हमारी क्या होती है, सीमित होती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं आपके रेखाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लाइन। क्या पढ़ेंगे आपके, टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखाओं के प्रकार। अब देखो टाइप्स ऑफ लाइन में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले आपके बहुत सारे रेखाओं के प्रकार होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, समांतर रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ठीक है, संपाती रेखाएं होती है, तो ये सारी आपकी रेखाएं होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा की। किसकी बात करेंगे, आपके पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा। पैरेलल लाइंस, देखो समांतर रेखा क्या होती है, सबसे पहले इसका साइन समझना। अगर दो लाइन है आपके पास एल, और ये दे रखा है भाई एल है वो पैरेलल है एम के, ठीक है, एल समांतर एम के, तो ये जो साइन है वो आपके समांतर का साइन है। किसका साइन है, समांतर का। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम समझते हैं भाई एक्चुअल में समांतर का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैंने बोला एक लाइन है आपके पास एल और एक लाइन है आपके पास एम, ठीक है, एक लाइन आपके पास एल है और एक लाइन आपके पास कौन सी है, एम है। अब ये दोनों समांतर कब होगी, जब इन दोनों के बीच की दूरी सदैव क्या रहे, बराबर रहे, यानी कांस्टेंट रहे या नियत रहे। तो हम बोलेंगे जब इस समांतर रेखाएं क्या होती है, जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी, जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे, यानी कांस्टेंट रहे, यानी नियत रहे, ठीक है, वो क्या होती है, आपकी समांतर रेखाएं होती है। तो ऐसी दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी सदैव नियत रहे, क्या कहलाती है, आपकी समांतर रेखा कहलाती है, यानी पैरेलल लाइंस होती है। और इसको आगे बढ़ाने पर वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, और इसको आगे बढ़ाने पर भी इनके बीच की दूरी कभी नहीं बदलती है। बात आई समझ में। तो ये आपको याद रखना है आपके समांतर रेखाओं के बारे में। अब अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दे, जैसे मान लो आपकी इक्वेशन दे दी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, एक दे दी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन दे दी। तब आपको समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है वो भी आपको ध्यान रखना है, तो आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइंस की, तो ये कंडीशन होती है आपके कि भाई a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा आपके c1/c2 के। ये किसकी कंडीशन होती है, आपके समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है। अब जब समांतर रेखाएं है वो एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो कि बताओ क्या इसमें x और y का कोई सॉल्यूशन होगा, x और y की कोई वैल्यू आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई समांतर रेखाओं का कोई सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होता। तो हम इसका क्या बोलेंगे भाई, इसका नो सॉल्यूशन। क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। तो ये भी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। बात आई समझना, बहुत सिंपल सा है। समांतर रेखाओं कंडीशन हो गई a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 नॉट इक्वल होगा c1/c2। जैसे नॉर्मली आपको एक एग्जांपल दे दें कि बताओ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस a1/a2 यानी रेशियो देखना है। अगर रेशियो देखा देखो 3/6 कितना हो जाएगा आपका 1/2, 4/8 कितना हो जाएगा आपका 1/2, इधर हो जाएगा 7/10। तब आप देखोगे ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये आपके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो दोनों लाइन है वो कैसी होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, ठीक है। ये ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, लेकिन ये होगी कैसे, आपकी समांतर होगी, ठीक है। एक दूसरे को भी कट नहीं करेगी। अगर कट नहीं करेगी इसका मतलब होगा इसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आपका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई हम इसमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं x का कोफिशिएंट इक्वल करता हूँ तो मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस ये हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा आपका 40। जब इसमें माइनस करूँगा तो आप देखोगे ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, यानी इसमें x और y की दोनों टर्म कैंसिल होगी। तो अब बताओ वैल्यू आप किसके निकालोगे। बात आएगी यही समझ में, बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
ये कंडीशन हो गई। लाइन कैसी होगी आपकी, पैरेलल लाइंस होगी, यानी समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा होगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं इसकी अगली बात, अगली टाइप्स कौन सी इसमें, ठीक है। तो देखो अगली टाइप्स में आपको क्या करना है, इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, पहली होगी आपकी पैरेलल लाइन, दूसरी है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी है आपकी, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होती है, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करे, कट करे, यानी प्रतिच्छेद करे, तो ऐसी रेखाएं आपकी क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। गॉट इट। तो सिंपल सी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो ऐसी रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। अगर इसके कंडीशन की बात करें तो क्या हो जाएगी आपके A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अब मुझे बताओ, वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब इसका कटान बिंदु कितना है, 1 है। अगर इसका कटान बिंदु 1 है तो इसमें x और y की भी क्या होगी, आप वैल्यू निकाल पाओगे, और वो इसका आंसर कैसा होगा आपके, एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। कैसा निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक वैल्यू आएगी आपके x और y की, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन कैसा होता है, आपके यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कंडीशन पूछ ले तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, गॉट इट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आपके कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब संपाती रेखा, ठीक है। तो तीसरा हम बात करें आपके संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन। देखो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो ऐसी लाइन्स क्या होती है आपके, कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है। जैसे ये आपकी लाइन हो गई भाई A और B, और इसी के ऊपर एक और लाइन है मान लो C और D, इसी के ऊपर एक और लाइन है कौन से आपके C और D, तो ये दोनों एक दूसरे के संपाती होगी। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा, यानी कोइंसिडेंट लाइन से बोला जाता है। अब आप देखो एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब है वो एक दूसरे के प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी इसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे वो अनंत होंगे, अनंत होंगे, बहुत सारे इसके प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा आपके, अनंत होगा। तो संपाती रेखाओं का सॉल्यूशन कैसा होगा आपके, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब हो गया भाई आपके अनंत सॉल्यूशन होंगे। कैसे हल होंगे आपके, अनंत हल होंगे। कंडीशन की बात करें तो हो जाएगा A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और इक्वल होगा आपके C1/C2। तो ये कंडीशन किसकी, आपके संपाती रेखा की है, ठीक है। बात आगे समझ में, बहुत सिंपल सा है और 10th लेवल का ही है, आपने पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे है आपकी संगामी रेखा। कौन सी रेखा है आपकी, संगामी रेखा। अब देखो संगामी रेखा क्या होती है, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, जब एक बिंदु पर दो से अधिक रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो ऐसी रेखाएं आपकी संगामी रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, आपकी संगामी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। तो ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन थी। तो आई थिंक आपने रेखाओं के बारे में जितना मैंने पढ़ा है वो आपको ध्यान में आ गया होगा कि क्या चीज़ होती है, रेखाएं क्या होती है, इसकी लंबाई हम नहीं बता सकते। टाइप्स ऑफ लाइन क्या होती है आपके, पैरेलल लाइंस जिनके बीच की दूरी सदैव नियत रहे वो समांतर रेखाएं कहलाती है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कोई भी नहीं होता है, इसका मतलब कटान बिंदु नहीं है। जब इसका कटान बिंदु नहीं है तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो ऐसी रेखाएं आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो सॉल्यूशन होगा वो में से एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा आपके संपाती रेखाएं, जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर हो तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं, और इसमें आपके क्या होता है, कटान बिंदु अनंत होते हैं, इसलिए इसका हल भी कैसा होगा, आपके अनंत होगा। अब हम बात करते हैं आपके एंगल्स की। किसकी बात करते हैं, एंगल्स यानी कोण की। एंगल्स यानी कोण। देखो कोण की बात करें तो कोण बहुत सिंपल सा है कि दो रेखाओं का झुकाव क्या कहलाता है, आपका कोण कहलाता है, ठीक है। या दो रेखाओं की जब झुकती है तो कोण का निर्माण होता है। कोई भी आप इसको डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, इसको हम मान लेते हैं ये कोण है, ठीक है। सिंपल सी बात, डेफिनेशन कुछ है नहीं इसका। अब आपको इंपॉर्टेंट तो है इसके कोणों के प्रकार, कि भाई कौन सा कोण होता है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो कोणों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला इसमें जो कोण है, सबसे पहला जो इसमें कोण है वो होगा आपका एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। क्या होगा आपका एक्यूट एंगल यानी आपका न्यून कोण। अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें तो ऐसा कोण जो 0 और 90 के बीच में हो, यानी वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए,
0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कोण क्या कहलाता है, आपके न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आ गया आपका 45 हो गया, 1 डिग्री हो गया, 89 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये सारे आपके कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, यानी एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आपके समकोण की। समकोण यानी आपका राइट एंगल। अगर राइट एंगल की बात करें तो जिसमें एंगल क्या हो, आपके 90 डिग्री के इक्वल हो। एंगल जब 90 डिग्री के इक्वल होता है तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोला जाता है या राइट एंगल बोला जाता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जब दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसको हम लंबवत रेखा बोलते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको हम लंबवत रेखा बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाता है। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान, जैसे ये L है और ये M है, तो M है वो L के साथ 90 डिग्री बना रही है तो हम इसको बोलेंगे M L, M परपेंडिकुलर L। तो ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसका मतलब हुआ M L के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो समकोण हो जाएगा आपका जिसमें एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। तीसरा होगा आपका अधिक कोण। अधिक कोण यानी आपका ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 120 डिग्री से क्या हो, वो छोटा हो। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आपके अधिक कोण कहलाते हैं। बात आगे सिंपल, जैसे 180 जो 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 से क्या हो, आपका छोटा हो, वो कोण क्या कहलाता है, आपके अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे 120 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, 160 डिग्री हो गया, सारे क्या हो जाएंगे आपके अधिक कोण। चौथा है आपका सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल। सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, जिसमें एंगल आपका 180 डिग्री के इक्वल हो, है ना, 180 डिग्री के क्या हो, इक्वल हो। जैसे एक सरल रेखा का बड़ा कोण कितना होता है, 180 होता है। कि सरल रेखा के एक बिंदु के एक तरफ बनने वाला कोण कितना होता है, आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी सरल रेखा के एक बिंदु के, किसी सरल रेखा के बिंदु के एक तरफ बनने वाला कोण कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। अगर इसमें आगे बात करें आपके सरल कोण के बारे में, सरल कोण हो गया आपका, देखो न्यून कोण 90 डिग्री से कम, 0 से बड़ा, समकोण 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण 90 और 180 के बीच में, सरल कोण 180 डिग्री का। इसके बाद आता है आपका प्रतिक्षेपी कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा आता है आपके, प्रतिक्षेपी कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है आपका, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें होता है जो कोण होता है वो आपका, वो 180 डिग्री से तो होता है बड़ा और 360 डिग्री से क्या होता है, वो छोटा होता है। तो ऐसे कोण आपके क्या कहलाते हैं, प्रतिक्षेपी कोण कहलाते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया भाई ये 60 है, इसका प्रतिक्षेपी कोण निकालना है, तो ये इसका प्रतिक्षेपी कोण होगा, तो 360 में 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300। यही होता है इसका रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिक्षेपी कोण। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद है आपका संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण यानी आपका कंप्लीट एंगल। अब तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसमें आपके टोटल कोण 360 डिग्री के बराबर हो जाए। जैसे ये आपका सरल रेखा है, या आप बोलेंगे वृत्त में जो होता है ये कंप्लीट कोण होता है। ठीक है, अगर ये सरल रेखा है तो इसके बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कोण क्या होता है, आपका संपूर्ण कोण होता है। और ये किसके इक्वल होता है, आपके 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे कि संपूर्ण कोण क्या होता है, जिसमें आपके 360 डिग्री के इक्वल हो, वो कोण क्या होता है, आपका संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा है। अब चलते हैं हम आगे हम और आपके कोण के बारे में क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब है एक आपके पूरक कोण। पूरक कोण जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक है आपका संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल में बहुत सिंपल सा है, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम मिल ही जाता है। बहुत सिंपल सा, कुछ है ही नहीं इसमें। भाई पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, जैसे ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। अब देख लो इन दोनों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। यानी ए प्लस बी क्या होगा, इसमें 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ऐसे दो कोण जिनका योग आपके 90 डिग्री के क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो ए प्लस बी कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक एंगल 30 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे 60 हो जाएगा।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए भाई एक कोण आपका 45 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो वो 45 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाए कि एक आपका अल्फा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाए, तो आप बोलोगे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो आपको 90 में से माइनस करता है तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अब बात करें समपूरक कोण क्या होता है। तो जिनका योग 180 हो, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो आपके पास 180 डिग्री हो, क्या कहलाता है, आपका समपूरक कोण कहलाता है। ध्यान रखना, पूरक कोण को कोटिपूरक या अनुपूरक भी कहता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। समपूरक में क्या होता है, जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो वो क्या कहलाता है, आपके समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर एक एंगल आपका 120 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा। और अगर एक 110 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा। यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, आपके इसका 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। बात आई समझ में? बहुत सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। पूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो। समपूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आपके आएंगे। बहुत सिंपल सा है, आपको क्वेश्चन दे दे कि a इक्वल टू है आपका 3x माइनस 18, ए आपका 3x माइनस 18 और b है आपका 5x प्लस 12। ठीक है। और a और b दोनों ही कोटिपूरक यानी पूरक कोण है। a व b है आपके पूरक कोण। a व b कैसे आपके पूरक कोण है, तो आपको क्या करना है, b माइनस ए निकालना है। ठीक है। b माइनस ए निकालना। देखो बहुत सिंपल सी बात बोल दी इन्होंने कि a है आपका 3x माइनस 18, b है आपका 5x प्लस 12, b माइनस ए निकालना है। और कोटिपूरक है, सॉरी पूरक कोण यानी कोटिपूरक है। ठीक है। तो कोटिपूरक कोण होने का मतलब हुआ कि भाई दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होगा, आपके पास 90 डिग्री के बराबर होगा। जब दोनों का योग आपके पास 90 डिग्री के बराबर होगा तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3x माइनस 18 प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास 5x प्लस 12, किसके बराबर हो जाएगा, आपके 90 के। ठीक है। 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा आपके पास 8x, यहाँ बचेगा माइनस का 6 इक्वल टू 90। माइनस का 6 उधर गया तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 96। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 8 96, तो x की वैल्यू आ गई आपके 12 डिग्री। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो इसमें रखेंगे तो बताओ 12 तिया 36, 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपके पास 18, 12 पंजे 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपके 72। तो बताओ एंगल ए की मान तो आ गया 18, एंगल बी का मान आ गया 72। आपको b माइनस ए निकालना है यानी 72 माइनस 18 निकालना, कितना हो जाएगा आपके पास 4, 6 में से गए तो 5, तो 54 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरक कौन बोला है, अगर कोटिपूरक बोला है, अगर समपूरक बोलता है तो इधर कितने रखते हैं हम 180 को रखते हैं। ठीक है। बस सिंपल से ये आपको याद रखना, पूरक कौन जिनका योग 90 डिग्री होता है, समपूरक कौन जिनका योग 180 डिग्री होता है। छोटी छोटी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें याद आपको रखनी है। अब देखो, अब बोल दिया भाई दो पूरक कोणों का अनुपात, क्वेश्चन दे दिया आपको कि दो पूरक कोणों का अनुपात, दो पूरक कोणों का अनुपात आपके पास 2:3 है। दो पूरक कोणों का अनुपात आपके 2:3 है, तो कोणों का मान निकालना है। तो कोणों का मान ज्ञात करो, तो कोणों का मान ज्ञात करो। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो बोला है दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। देखो बहुत सिंपल सा है, मान लेते भाई दो कोण आपको दे दिए A अनुपात B, कितना दे दिया आपके पास 2:3। ठीक है। अब मुझे बताओ, बात कर रहा है पूरक कोणों की। पूरक कोण का मतलब हो गया जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब यहाँ से A को आप 2x भी मान सकते हो, B को 3x मान सकते हो, वो भी रख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि आपको पता है ये 2 है और ये 3 है। बताओ टोटल कितना हो रहा है, आप बोलोगे टोटल हो रहा है 5, टोटल हो रहा है 5, इनका योग ही तो करना है। टोटल हो रहा है 5 और 5 की वैल्यू आपके पास कितनी है 90, तो 18 पंजे कितना होता है 90, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 18। अगर 1 की वैल्यू 18 तो बताओ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 36, 2 की वैल्यू 36 होगी और 3 की वैल्यू क्या होगी 18 तिया 54। बस आंसर आ गया 36 और 54। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये अनुपात अगर आपको पूरक कोण का है, अब संपूरक कोण का दे देता, तो अगर ऐसे बोल दे आपके कि दो संपूरक कोणों का, दो संपूरक कोणों का
अनुपात 7:8 है तो कोण ज्ञात करो। तो वो दोनों कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, सिंपल सा हमने मान लिया कि भाई A अनुपात B हमारा 7:8 है। अब मुझे बताओ समपूरक कोण है। कैसे कोण है मित्रों? समपूरक कोण है योग 180 होगा, याद हो गया होगा। जैसे 7 और 8 टोटल कितना हो रहा है इधर 15, लेकिन 15 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 180 है। अगर ये बात बोलता पूरक कोण तो इधर क्या रखते हम 90 डिग्री रखते। तो ये 12 बार कट जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 12, क्योंकि 15 × 10 कितना होता है आपके पास 150, 15 दूना 30, 150 180 होते हैं, कितनी बार चला गया भाग 12 बार, तो 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। तो ये आपका आंसर है 84 और 96। बात आगे समझ में? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब आगे आपको दे दे कि दो समपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री है। दो समपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री है तो कोण ज्ञात करो। तो क्या करना है आपको? कोण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है। अंतर 44 डिग्री दे दिया, बात कर रहा है समपूरक कोण की, योग आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी हम बोलेंगे कि भाई A + B तो हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अंतर आपको 44 दे रखा है, यानी A - B कितना हो जाएगा आपके पास 44 हो जाएगा। जब इनको हम ऐड करेंगे तो -B + कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 224। ठीक है, ये 4 18 और 4 22। यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी 112 डिग्री। अगर A की वैल्यू 112 है तो उसको 180 में से माइनस करोगे 112 को, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 68 आ जाएगी। और यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, बात आगे समझना, बहुत सिंपल सा, कुछ है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो दो समपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री है तो कैसे सॉल्व करोगे पता चल गया। अगर ये बात करता कि पूरक कोणों का अंतर अगर आपको कुछ भी दे देता है, पूरक कोणों का अंतर अगर आपको 20 डिग्री भी दे देता है, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है? इधर रखना है 90, इधर रखना है 20, जोड़ना है, इधर 2A हो जाएगा, 90 और 20 110 हो जाएंगे, तो A आगे हो गया 55, तो वैसे आपके वो भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है आपके। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि किसी कोण A का संपूरक कोण, किसी कोण A का संपूरक कोण, किसी कोण A का संपूरक कोण उसके पूरक कोण के के 2 गुणे से 40 अधिक है, 2 गुणे से 40 डिग्री अधिक है, तो A का मान ज्ञात करो। A का मान ज्ञात करो। देखो ये सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी कोण A का संपूरक कोण उसके पूरक कोण के 2 गुणे से 40 अधिक है तो उसका A का मान ज्ञात करो। जैसे आपको बोला भाई A कोण है, कोण A है, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई A का पूरक कोण कितना होगा। मैंने बताया था वहाँ पे अगर अल्फा है तो वो 90 माइनस अल्फा होता है, तो अगर इधर 8 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस A हो जाएगा। तो किसी भी कोण A का पूरक कोण कितना हो गया 90 माइनस A, और इसी कोण का जो संपूरक कोण है, क्या है आपका संपूरक कोण है, वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 180 माइनस A। ठीक है, पूरक कोण 90 माइनस A, संपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस A। अब इसने बोला है कि जो इसका संपूरक कोण, जो संपूरक कोण है वो इसके पूरक कोण के, संपूरक जो कोण है वो इसके पूरक कोण के 2 गुणे से 40 क्या है अधिक है। पूरक कोण के 2 गुणे से 40 क्या है अधिक है। अब इस इक्वेशन को कर दो आप सॉल्व, सिंपल सा, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2A इज इक्वल टू 180 माइनस A। आप देखोगे 180 से 180 कैंसिल, माइनस 2A उधर गया तो प्लस का 2A, और ये माइनस का ये कितना बचेगा आपके पास A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40 डिग्री आ गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी हमने इसको कैसे किया। ठीक है, चलते हम इसमें आगे।
आगे इसमें बात करते हैं आपके कोणों के इकाई क्या होती है, ठीक है, कोणों को नापने की इकाई क्या होती है, तो उसके बारे में आज पढ़ लेते हैं हम। कोणों की इकाई, देखो कोणों को 3 में नापा जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 ही है, वो याद रखना, ठीक है। कौन सा है, एक तो है आपका डिग्री और दूसरा है आपका रेडियन। तो इनको आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इनको आपको याद में रखना। एक तो आपका डिग्री और एक होता है रेडियन। अब डिग्री में क्या होता है, जो एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री होता है। एक समकोण त्रिभुज में कितना होता है आपके पास, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इधर ध्यान रखना, जो 1 डिग्री होता है ना, इसमें आपके कितने होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 60 के ऊपर 1 बार, ठीक है। और जो आपका 1 मिनट होता है, 1 मिनट होता है, उसमें आपके कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड के ऊपर क्या लगाते हैं हम, 2 बार लगा देते हैं। मिनट है तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, 1 बार लगाएंगे, ठीक है। बात आगे समझ में, अब समझ में तो आपको रेडियन को समझना है, डिग्री तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रेडियन को ध्यान समझना। रेडियन क्या आपका, देखो रेडियन क्या, सिंपल सी बात है कि जैसे आपका एक व्रत होता है, ध्यान रखना, रेडियन हमेशा व्रत में नापा जाता है ना, व्रत का जो कोण, वृत्तीय कोण है, एक रेडियन क्या आपका वृत्तीय कोण है, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटर, ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या मान लेते हैं आर। अब आर लंबाई का ही क्या ले लिया हमने, चाप ले लिया, यानी त्रिज्या के बराबर हमने ले लिया चाप। अब ये चाप द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा ना, उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे हम, 1 रेडियन। यानी किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 1 रेडियन कहलाता है, या 1 रेडियन होता है। बात आई समझ में, बहुत सिंपल सा है। अब मुझे बताओ कि जो आपका कोण होता है वो क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो आपका कोण है, अगर हम कोण की बात करें तो ये आपका क्या होता है, तो ये होता है आपके चाप बट्टा त्रिज्या के बराबर। किसके बराबर होता है, आपके चाप बट्टा त्रिज्या के बराबर होता है। अब बताओ, ये अभी 1 रेडियन है, कितना है, 1 रेडियन है। जब ये पूरा चलेगा तो बताओ पूर्ण वर्त में कितना कोण बन जाएगा, ये पूरा चलेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वापस आगे आपके यहाँ तक, तो ये पूरा कोण हो गया। यानी अगर हम पूर्ण कोण की बात करें, किसकी बात करें हम, पूर्ण कोण की बात करें, तो पूर्ण कोण में चाप कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे ये पूरी परिधि इसने तय कर ली है। और किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है आपके पास, 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर, डिवाइड में है आर, तो आर से आर कैंसिल। तो बताओ पूर्ण वर्त में जो पूरा कोण होगा वो कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। तो पूर्ण वर्त में कोण कितना हो गया आपका, 2 पाई रेडियन। अब मुझे बताओ, हमने पहले ही बात की थी पूर्ण वर्त में डिग्री में एंगल कितना होता है, तो आपको पता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है आपका, 360 डिग्री। तो यहाँ से जो आपका पाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पाई का मान होता है वो आपके 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई रेडियन किसके बराबर हो गया आपके पास, 180 डिग्री के बराबर हो गया। ध्यान दो, 1 रेडियन की वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी कितनी होती है, 1 रेडियन की कितने डिग्री होता है, तो आप देखोगे ये होगा 180 बट्टा पाई, 180 बट्टा पाई, और इसकी वैल्यू आएगी 57 डिग्री, 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकंड के बराबर होगी। और ये डायरेक्ट आपको बहुत बार पूछी हुई है, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, 1 रेडियन में कितना डिग्री एंगल होता है, 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकंड का उसमें कोण होता है। अब रेडियन और डिग्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको देखो चेंज करना सीखना पड़ेगा कि आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। जैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया भाई, 120 डिग्री है, इसको क्या करना है, आपको रेडियन में बदलना है। 120 डिग्री को क्या करना है, आपको रेडियन में बदलना है। कैसे बदलोगे, तो आपको पता है कि जो पाई रेडियन होता है वो आपके 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मुझे बताओ यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपके, पाई बट्टा 180। तो 1 डिग्री का मान ये है, तो 120 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 का मान आ जाएगा। जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, 1 रेडियन का जो 120 डिग्री है उसका 2 पाई अपॉन 3 रेडियन उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री का मान कितना होता है, 2 पाई बाई 3 होता है। वैसे अगर 150 डिग्री दे देगा तो क्या करोगे आप, तो पाई बट्टा 180 इंटू 150 करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटोगे तो 5 पाई बट्टा 3 6 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसका रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास रेडियन दे रखा है, डिग्री में चेंज करना है, फिर आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो जैसे आपको बोल दें 3 पाई बाई 2 दे दिया, बोलेगा ये रेडियन में है, चेंज करना है आपको डिग्री में। कैसे करेंगे, तो पाई की जगह 180 डिग्री रख दो, तो ये 3 इंटू 180 बट्टे में 2,
तो ये हो जाएगा आपका 90, 90 को 3 से गुणा किया तो हो जाएगा 270 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हमने जो कोण और जो रेखाओं के बारे में पढ़ा है तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम रेखाओं के 1-2 और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे रेखाओं के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद हम त्रिभुज को स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही।